प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम चर्चा करेंगे फ्रांस के क्रांति के अन्य कारणों की। फ्रांस की पृष्ठभूमि और फ्रांस की क्रांति के लिए जिम्मेदार राजनीतिक कारण, सामाजिक कारणों की हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारण और दार्शनिक एवं विचारकों के योगदान की। तो आइए पहले हम चर्चा करें आर्थिक कारणों की। बहुत से विद्वान मानते हैं कि फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ते बिगड़ते दिवालियापन की तरफ बढ़ गई थी। 14वें लुई के युद्धों तथा वर्साय के राजमहल के निर्माण ने सरकारी कोष को खाली ही नहीं कर दिया था, बल्कि कर्ज का भार भी लाद दिया। 15वें लुई की अयोग्यता से कर्ज और भी अधिक बढ़ गया। 16वें लुई की शान शौकत और आमोद प्रमोद से सरकार दिवालिया हो गई। जब कर्ज मिलना बंद हो गया तो स्थिति को सुधारने की चिंता हुई और इस स्थिति को सुधारने के लिए अनेक वित्त मंत्री नियुक्त किए गए, जैसे तुर्गो, नेकर और भी। इन सभी वित्त मंत्रियों ने फ्रांस की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। सबसे पहले प्रयास तुर्गों के द्वारा किया गया, लेकिन कुलीन वर्गों के विशेषाधिकार को ठेस लगी और उन्होंने तुर्गों को उसके पद से हटवा दिया। उसके बाद वित्त मंत्री नेकर को नियुक्त किया गया। नेकर ने भी फ्रांस की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए और उसने भी सरकारी आय व्यय के आंकड़ों को जनता के सामने प्रकट करने की कोशिश की, जिससे दरबारी और विशेषाधिकार वर्ग उसके खिलाफ हो गया और उसको भी अपने पद से हटना पड़ा। नेकर के बाद कैलोन को नियुक्त किया गया, लेकिन कैलोन के सामने भी यही स्थिति थी और उसने भी नए करों को लगाने की कोशिश की, लेकिन वही कि इन करों को विशेषाधिकार वर्ग से किस तरह से वसूल किया जाए, ये एक मुद्दा था और इस विशेषाधिकार वर्ग द्वारा कर नहीं देना भी एक मुद्दा बन गया था। अब आगे देखिए, कुलीन वर्ग के षड्यंत्र के कारण कोई भी मंत्री फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब नहीं हो पाया और अंत में नए कर लगाने का निश्चय किया गया। पेरिस की पार्लियामें और जनता ने नए करों का जोरदार विरोध किया। उन्होंने मांग की कि पहले इन करों को स्टेट्स जनरल से स्वीकृत कराया जाए। अतः स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो गया और वहीं से क्रांति का विस्फोट हुआ। इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का एक मुख्य कारण थी और इस कारण का जिम्मेदार लुई 14वां, 15वां और 16वां था। अब आगे देखिए, आर्थिक स्थिति तो अपने आप में एक कारण था ही, इसके अलावा उस समय के तत्कालीन समय के दार्शनिक एवं विचारक के विचार भी इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के फ्रांस के तत्कालीन दार्शनिक एवं विचारक फ्रांस की स्थिति को सुधारने के पक्ष में थे। उनके क्रांतिकारी विचारों से जनता में एक नया उत्साह आया। ये विचारक कौन से थे?
इनकी चर्चा आइए हम करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इन विचारकों ने फ्रांस के जो उस समय के तत्कालिक विचारक थे, इन्होंने लोगों को शासन, समाज और अन्य क्षेत्रों में व्याप्त बुराइयों से अवगत कराया था और उनमें विद्रोह की भावना पैदा की। उन्होंने पुरातन व्यवस्था पर प्राणघातक प्रहार किया। लोगों के असंतोष, क्षोभ, क्रोध आदि को उन्होंने शब्दों के द्वारा अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया और सुधारों के लिए जनमत तैयार किया। उन्होंने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। ये विचारक कौन कौन से थे? तो सबसे पहले हम इन विचारकों में मॉन्तेस्क्यू को रखते हैं। मॉन्तेस्क्यू, जिसका समय 1685 से 1755 ईस्वी था, इन्होंने फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना की और फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला यह प्रमुख व्यक्ति पहला व्यक्ति था। इसने 1748 ईस्वी में अपनी सुप्रसिद्ध रचना कानून की आत्मा का प्रकाशन करते हुए उसमें फ्रांस के राजाओं के देवीय अधिकारों के सिद्धांत की तथा फ्रांस की सड़ी गली खोखली संस्थाओं की बड़ी कटु व्यंग्यात्मक आलोचना की। यह वैधानिक शासन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जबरदस्त समर्थक था। मॉन्तेस्क्यू निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए शासन के तीनों अंगों जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के क्षेत्रों को पृथक पृथक करना आवश्यक मानता था और इसीलिए उसने शक्ति प्राथक्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि ऐसा करने से तीनों शक्तियां एक दूसरे के अधिकारों को सीमित रखेंगी तथा जनता के अधिकारों की रक्षा संभव हो सकेगी। मॉन्तेस्क्यू एक उच्च कोटि का वकील और बौद्धों की संसद का न्यायाधीश भी था। अगला विचारक था जिसने फ्रांस में क्रांति पैदा करवाई अपने विचारों से, वोल्टेयर। वोल्टेयर, जिसका समय 1694 से 1788 ईस्वी था, यह एक महान लेखक, कवि, दार्शनिक, नाटककार, इतिहासकार, पत्रकार, आलोचक एवं व्यंग्यकार था। वोल्टेयर मानव स्वतंत्रता का समर्थक था। उसकी लेखनी तलवार से भी अधिक सशक्त थी। उसकी शैली जितनी स्पष्ट थी उतनी ही नुकीली और तीखी भी थी। उसने अपनी लेखनी के द्वारा उस युग के अन्याय व अत्याचार, धार्मिक पक्षपात एवं निराधार विश्वासों के विरुद्ध दीर्घकाल तक संघर्ष किया था। हेजन के शब्दों में वह जो कुछ भी लिखता था उसमें उसकी आत्मा का उत्साह और उमंग प्रतिबिंबित रहती थी। कटु व्यंग के तीर छोड़ने में और धूल में मिला देने वाला वाक प्रहार करने में वह दक्ष था। वोल्टेयर ने सबसे अधिक प्रहार चर्च पर किया। वह चर्च को बदनाम चीज कहकर पुकारता था। उसने धर्म के सभी बाह्य आडंबरों का जोरदार खंडन किया। उसकी रचना 14वें लुई का इतिहास एक अनमोल कृति है। अगला इतिहासकार, अगला दार्शनिक विचारक जिसने फ्रांस में अपने विचारों से क्रांति लाने में सहयोग दिया, वो था रूसो। रूसो यानी कि जीन जैकस रूसो। इसने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा में अपने विचारों का विस्तार से उल्लेख किया है। पुस्तक का पहला वाक्य ही
था। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, किंतु वह स्वतंत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। वास्तविक सत्य को प्रतिपादित करता है। रूसो के अनुसार सभी शासन सत्ताओं की उत्पत्ति एक संविदा के द्वारा हुई है, जिसे लोगों ने प्राकृतिक दशा में रहते समय किया था और जिसे वे इच्छानुसार बदल भी सकते हैं। प्रभुत्व समस्त जनता में निवास करता है, न कि किसी व्यक्ति अथवा वर्ग में। सभी व्यक्ति स्वतंत्र और समान हैं। सरकार का कर्तव्य है प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। यदि शासन और शासित में से कोई इसके विरुद्ध कार्य करे तो दूसरे को इस बात का अधिकार होगा कि वह उसे उचित दंड दे। रूसो के विचारों ने यूरोप के निरंकुश राज्यों की जड़ें खोदने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेपोलियन ने तो यहाँ तक कहा कि यदि रूसो का जन्म न होता तो फ्रांस में राज्य क्रांति का होना असंभव था। इनके अलावा अन्य भी विचारक हुए, जैसे कि दिदरो, आर्लो बेयर एवं केने। इन्होंने भी अपने विचारों से लोगों में जागृति पैदा की। दिदरो ने एक विशाल ज्ञानकोश का संपादन किया, जिसमें तत्कालीन युग के प्रमुख विद्वानों की रचनाएं संकलित थी। इसमें धर्म और राजनीति से संबंधित आलोचनात्मक लेख थे, जिनसे विद्रोह की गंध आ रही थी। राजतंत्र की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता, चर्च की अनैतिकता, सामंती व्यवस्था की अनुपयोगिता, सामाजिक असमानता, शासन की भ्रष्टता आदि पर कठोर प्रहार किए गए थे। इससे लोगों को एक नया दृष्टिकोण मिला। कुछ ऐसे अर्थशास्त्री भी हुए जिन्होंने व्यापार तथा कला कौशल के मार्ग में शासन की ओर से पैदा की गई रुकावटों का विरोध किया। उनका नारा था, सबको इच्छानुसार कार्य करने दो और शासन को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। वे वाणिज्यवादी नीति के विरोधी थे। ऐसे लोगों में क्वेस प्रमुख था। अन्य लेखों में इतिहासकार रेनाल तथा माबली के नाम उल्लेखनीय हैं। फ्रांस के इन सभी विचारकों एवं लेखकों ने लोगों के दिमाग में बौद्धिक हलचल मचा दी और इसी कारण फ्रांसीसी क्रांति के मनोवैज्ञानिक आधार को पुष्टि मिली। स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता, उन्मुक्त व्यापार और जनसत्ता संबंधी विचारों ने पुरातन व्यवस्था को उखाड़ने में शक्तिशाली अस्त्रों की भूमिका अदा की। उन्होंने क्रांति को जन्म नहीं दिया, परंतु क्रांति के कारणों को बड़ी चतुराई के साथ लोगों के सामने रखकर उन्हें क्रांति की ओर बढ़ने के लिए विवश कर दिया। इन दार्शनिकों एवं विचारकों के अलावा, इनके विचारों के अलावा अन्य भी कारण थे जो क्रांति के लिए जिम्मेदार थे। जैसे कि अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध उपनिवेशों को सहायता दी थी। इस युद्ध में परिणाम स्वरूप फ्रांस के राजकोष पर भारी बोझ पड़ा और उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इसलिए सरकार को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा था। दूसरी तरफ इस संघर्ष में फ्रांस के हजारों स्वयंसेवकों और सैनिकों ने भाग लिया था। वापस स्वदेश आने के बाद उन लोगों ने फ्रांस के लोगों को भी क्रांति के लिए उत्साहित किया। अत्याचारी शासन के विरुद्ध कैसे लड़ा जाता है, इसका अनुभव इन लोगों ने प्राप्त कर लिया था। आयरलैंड के लोगों ने भी निरंकुश शासन के विरुद्ध आंदोलन करके 1779 व 82 की अवधि में काफ़ी सुविधाएं प्राप्त कर ली थी। इस उदाहरण
का फ्रांसीसियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड में संवैधानिक शासन तंत्र जिस सफलता के साथ काम कर रहा था, उसका भी फ्रांस की जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। फ्रांस की सेना भी मौजूदा शासन से संतुष्ट नहीं थी। सैनिकों तथा उनके अधिकारों पर उस समय के विचारों का जोरदार प्रभाव पड़ चुका था, अतः उन्होंने भी सर्वसाधारण का साथ दिया। इससे स्पष्ट है कि फ्रांस की राज्य क्रांति किसी एक कारण का परिणाम नहीं थी। इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, बौद्धिक आदि अनेक कारण थे। राज्य की विषम आर्थिक समस्या को क्रांति का तत्कालिक कारण कहा जा सकता है। तो ये थे फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी कारण। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्रांति के लिए उत्तरदायी घटनाओं की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।